ठीक है, ये तो हो गया लीन्स का केस। आगे जो रह गया चल रहे हैं स्पाइरेंस। स्पाइरेंस में होगा या नहीं, तो स्पाइरेंस हम कहते हैं अगर हमारे पास ऐसे दो रिंग्स हों, यहाँ पे मिथाइल और एच लगे हों, और हमें पूछा जाए बताओ ये वाले सिस हैं या ट्रांस, तो हमें देखने में तो लग रहा है कि मिथाइल मिथाइल सेम साइड पे हैं तो सिस होगा, लेकिन ये रॉन्ग है। अब फिर से अंडरस्टैंड करते हैं कैसे होगा। एक रिंग जो बना, मान लो इस तरफ मिथाइल और एच हैं, तो एग्जैक्टली ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, और हमें ऐसे दिखाना चाहिए कि मिथाइल एक अबव द प्लेन है और एक क्या है, बिलो द प्लेन है ना, ऐसे दिखाते हैं ना, क्योंकि टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में दो सेम प्लेन में होते हैं, वन इज अबव द प्लेन एंड वन इज बिलो द प्लेन। तो चेक करो, अगर हम इसे ऐसे दिखाते हैं, मिथाइल अबव द प्लेन दिखा दिया, एच बिलो द प्लेन, इसका मतलब यहाँ ये रिंग जो है वो भी तो यहीं से स्टार्ट हो रही है, और इस कार्बन पे यहाँ भी तो ऐसे ऊपर और नीचे दिखाना चाहिए, तो एक रिंग को ऐसे ऊपर दिखाएंगे अबव द प्लेन, और एक हिस्सा आएगा बिलो द प्लेन। इसका मतलब आधा रिंग अबव द प्लेन है और आधा रिंग क्या है, बिलो द प्लेन। फिर इसके ऊपर मिथाइल और एच लगे हुए हैं। इट मीन सेम केस है लीन्स वाला, एक रिंग प्लेन में है, एक रिंग परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो मान लो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, अगर ये एक्स वाई था तो हमें पता है ये वाई जेड होगा, क्यों, क्योंकि एक्स वाई के बाद ये चेंज हुआ, फिर एक्स वाई आया, फिर चेंज हुआ, जिसकी वजह से दो मिथाइल जो हैं वो सेम प्लेन में नहीं आते। अगर दो मिथाइल सेम प्लेन में नहीं आते, आपस में परपेंडिकुलर है, ये मिथाइल और एच, ये अबव और बिलो नहीं दिखाओगे आप, क्योंकि रिंग अबव और बिलो है, तो ये इन प्लेन ऑफ पेपर होगा जिसपे हम लिख रहे हैं। इसका मतलब एलीन्स वाला ही केस बनता है। एलीन्स में भी यही चीज था कि कार्बन कार्बन डबल पे यहाँ मिथाइल और एच, और यहाँ जो मिथाइल और एच हैं ये दोनों सेम प्लेन में नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली अबव द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन। अगर ये वाई जेड है तो ये क्या था, एक्स वाई। बात समझ आ रही है? इसका मतलब सेम केस है ओड नंबर और इवन नंबर वाला। इवन है तो नो, ओड है तो पॉसिबल हो जाएगा। बस डबल बॉन्ड्स दिखा दिए, एलीन्स कह दिया, रिंग्स दिखा दिया अलग अलग, तो स्पाइरेंस हो गया। लेकिन प्लेन्स का फर्क सेम ही रहेगा कि एक बार प्लेन एक्स वाई है, दूसरी बार परपेंडिकुलर है, फिर एक्स वाई है, फिर परपेंडिकुलर है, फिर एक्स वाई है, फिर परपेंडिकुलर है, ऐसे चलता रहेगा। तो इसका मतलब एलीन्स और स्पाइरेंस को बिल्कुल एग्जैक्टली सेम केस में याद करो। ओड नंबर है तो पॉसिबल, इवन का मतलब नो। ठीक है, तो स्पाइरेंस में भी सेम आ जाएगी केमिस्ट्री। इवन नंबर ऑफ रिंग्स नॉट पॉसिबल, GI नॉट पॉसिबल। लेकिन ऑड नंबर है ऑफ रिंग्स
तो GI मे बी पॉसिबल। मे बी इसलिए क्योंकि उसमें आगे एक कंडीशन और भी है कि एक कार्बन के ऊपर जो दो ग्रुप्स हैं दे मस्ट नॉट बी सेम। ऐसा ना हो कि दोनों ही मिथाइल आ जाए ना, जो दोनों ही H आ जाए। चाहे इसे याद करने के लिए ऐसे कर लो, हमने एक चीज कही कि डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू रिंग, तो आप इसे ऐसे याद कर लो कि एक यहाँ रिंग है, ये वाली रिंग है, रिंग की बजाय आप डबल बॉन्ड बना लो। ये रिंग है, आप इसकी जगह डबल बॉन्ड बना लो। वन रिंग इज इक्विवेलेंट टू वन डबल बॉन्ड, तो आपके एलीन्स ही बन जाएंगे ये भी। और सेम वे में आप इनका कंक्लूजन निकाल सकते हो, सेम वे में क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे चेक हो जाएगा बेटा। ये कोई डाउट पूछना चाहता है बेटा पूछ सकता है। आगे चले। इसमें देखो फिर कई बार मिक्स करके भी देगा। इनमें बताओ, पहला क्वेश्चन आपको बताना है सिस ट्रांस है या नहीं। नहीं तो लिख देना नो GI इसमें। सेकंड अपना अपना ट्राई करो। थर्ड फोर्थ जिसे आप नाम दे सकते हो सिस या ट्रांस, उसे सिस या ट्रांस नाम दे दो। जिसे है ही नहीं GI उसमें कह दो नहीं है। और कई बार ऐसे मिक्सचर भी आ जाएगा कि बीच में रिंग है और बीच में डबल बॉन्ड है, तो भी ओड इवन सेम ही काउंट करना है आपने। चाहे स्पाइरेंस है चाहे एलीन्स हैं, ओड इवन सेम ही चलेगा। ओड है तो पॉसिबल, इवन नो। इवन N से खत्म हुआ, N से नो। स्टार्ट करें। यस सर। पहले का बताओ। सिस सिस ओड है तो पॉसिबल है, इसमें ओड है या नहीं सिस या ट्रांस।
Second not possible. तो सेकंड ये वाला नो, थर्ड थर्ड नॉट पॉसिबल। Not possible. क्योंकि एच सेम आ गया ना, फोर E. Trans. ट्रांस फिफ्थ ट्रांस Trans. यहाँ सी एल रह गया, ट्रांस। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम स्पाइरेंस, एलीन्स और साइक्लिक का कर सकते हैं। किसी ने कुछ पूछना तो पूछ सकता है इनमें से पांचों में से। एक ये इंपॉर्टेंट याद कर लो कि अकेली साइक्लिक रिंग है अगर मोर देन इक्वल टू 8 कार्बन कैन आल्सो शो GI। आपको ये याद है किसी को साइक्लो, इसमें चेक करो क्या ये GI दिखा सकता है? यहाँ डबल बॉन्ड है, इसे आप सिस या ट्रांस कह सकते हो? नहीं कह सकते ना, क्योंकि सिस तो ये लग रहा है, सिस तो लग रहा है कि ये डबल बॉन्ड के राउंड मिथाइल दोनों सेम साइड में, सिस तो लग रहा है, पर मैं इसका ट्रांस नहीं बना सकता। लेकिन अगर यही 8 मेंबर होती ना बेटा, 8 मेंबर आपको पता होगा टब बनाया था हमने ऐसे, आउट ऑफ प्लेन जाके टब शेप बन जाता है। 8 1 2 3 4 5 6 8। इसमें मैं सिस ट्रांस तुम्हें ऐसे दिखा सकता हूँ, चेक करो। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो इसे मैं सिस बुला रहा हूँ, लेकिन यही वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया। चेक करना क्या ऐसे सिस ट्रांस लग रहा है आपको, देख पा रहे हो? यहाँ देखो डबल बॉन्ड के राउंड नीचे की तरफ है दोनों मिथाइल, तो सिस यहाँ क्या है, ऑपोजिट साइड, एक इधर है एक इधर है, इतना हिस्सा ध्यान दो। तो ये वाला हिस्सा देख के डबल बॉन्ड के राउंड सेम साइड सिस, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड के राउंड रेड वाला पोर्शन देखो क्या जा रहा है, ऑपोजिट साइड। तो इन्हें भी सिस और ट्रांस नाम दिया जाता है। दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। तो इसमें भी सिस और ट्रांस ध्यान रखना, कभी ऐसे कह दे इनमें से कौन सा सिस ट्रांस दिखाएगा और आप देखोगे सारे ही हमें तो लग रहे हैं नहीं दिखाएंगे। तो 8 मेंबर या 8 से ज्यादा वाले वो दिखा सकते हैं। जैसे इसमें देखो 10 मेंबर वाला करके देखता हूँ ऐसे, इसमें भी 2 पोजीशन मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, ध्यान से देखना। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये क्या लग रहा है आपको, ट्रांस या सिस? ट्रांस। ट्रांस क्योंकि ये ऑपोजिट है ना, ये वाला हिस्सा देखो ब्लू वाला कितना ट्रांस। लेकिन अगर यही वाला ऐसे आ जाता, ये वाला डबल बॉन्ड कहीं भी यहाँ बना दो, अब देखो ध्यान से, सेम साइड पे जा रहे हैं। अब क्या है, सिस, ठीक है। तो सिस ट्रांस अकेली रिंग्स में भी आ जाती है डबल बॉन्ड के राउंड, लेकिन वो 8 या उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर 8 से छोटी है तो हम उसे, जैसे ये 6 वाला है, इसे तोड़ के मैं ट्रांस नहीं बना सकता, रिंग टूट जाएगी, एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। तो ये भी एक फैक्ट क्वेश्चन है, इनमें भी सिस ट्रांस देखी जा सकती है। तो इसे इंपॉर्टेंट बना के याद रख लेना, एक इंपॉर्टेंट हो गया। अलग से कुछ एक एक्सेप्शन से केस बता रहा हूँ, एक तो ये हो गया, नोट कर लो। ये हमें ब्यूटेन वैसे भी याद है कि टब शेप हो जाता था, प्लेनर नहीं रहता था, आपको याद होगा, इसलिए हम कहते थे ये एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं बनता। याद है टब शेप वाली बात 8 में, कि ना तो एरोमेटिक होता ना एंटी एरोमेटिक।
जैसे ये था ना कि वन टू थ्री फोर ऐसे आता था एक क्वेश्चन, और मैं पूछता था बताओ ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, 8 पाई है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। है ना। तो इसका रीजन यही था कि टब शेप एग्जिस्ट करता है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो ये भी एक फैक्ट है, कुछ एक फैक्ट से क्वेश्चन है जो आपको याद रख लेना है। पहला ये याद रख लेना है कि अकेली रिंग्स भी दिखा सकती हैं। सेकंड याद रख लेना है एक ऐसे दे देगा, क्या ये सिस ट्रांस दिखाता है, इसे डेकेलिन कहते हैं, डेकेलिन। तो वो कह रहे हैं ये भी सिस ट्रांस दिखाता है। अब तुम कहोगे ये कैसे सिस ट्रांस दिखाता है, इसमें कुछ लगा तो है नहीं है। तो वो कहता है यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इस कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे sp3 है, sp3 है तो यहाँ पे बस एक ही H है ना, बाकी सब पे तो दो दो H हैं। इस कार्बन पे कितने कितने H हैं, ब्रिज हेड पे एक एक H है। और वो जो H होगा, क्योंकि 3 एक प्लेन में है, तो यहाँ पे जो H होगा इधर अबव द प्लेन होगा और बिलो द प्लेन होगा ना, क्योंकि टेट्राहेड्रल है ना। टेट्राहेड्रल में इतना हिस्सा देखो, ये वाला जितने में सर्कल है, 3 अबव द, 3 आगे एक प्लेन में, एक या तो अबव द प्लेन होगा या फिर बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे H हो सकता है अबव हो, सेम नीचे है, नीचे H हो सकता है अबव हो। अगर दोनों सेम हो गए, या तो दोनों बिलो हो या दोनों अबव हो, तो सिस बन जाएगा, इसे सिस डेक्लिन कहा जाता है। और अगर हम ऐसे कर लें, यहाँ पे H एक अबव कर दें, उल्टा कर दें, दूसरा बिलो कर दें, या ऊपर वाला बिलो नीचे अबव कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, H को दें कि उसने कहा है, इसे कहा जाता है ट्रांस। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें भी सिस और ट्रांस कहे जाते हैं। तो ये दो अलग से केस याद कर लो, एक तो 8 मेंबर से बड़े वाले एक डबल बॉन्ड हो, वो डबल बॉन्ड के अराउंड सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकता है। एक डेकेलिन में सारी H हैं, लेकिन ब्रिज वाला जो H है वो या तो अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, जिससे दो कॉन्फ़िगरेशन बन जाती हैं, या तो दोनों सेम साइड पे सिस या फिर दोनों ऑपोजिट साइड पे ट्रांस। ठीक है। और लास्ट हमने करना है GI इन पॉलीन्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन पॉलीन्स। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जैसे एलीन्स नहीं है, डबल बॉन्ड अलग अलग हैं, तो उनमें हमें ये पूछा जाता है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और इसमें आगे दो केस हैं, या तो अनसिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल, नहीं तो सिमेट्रिकल है। और ये हमने कुछ एक जैसे इनेंशियोमर के फॉर्मूले निकाले थे ना, वो सेम ही लगेंगे इसमें। अगर तो अनसिमेट्रिकल है फिर तो होता है 2 पावर n, n है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। और अगर सिमेट्रिकल है तो आगे डिसाइड करना है कि n ओड है या n इवन है। अगर n ओड है फिर तो होता है 2 पावर n-1 प्लस 2 पावर n-1/2। अगर इवन है तो फॉर्मूला था एक 2 पावर n-1 प्लस 2 पावर n/2-1। ये आपको याद आ रहा होगा, मीजो थे कितने स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल वालों में मीजो होते थे। तो सेम ही फॉर्मूले यहाँ चलेंगे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के। अब ये समझते हैं कैसे हो रहा है। पहले अनसिमेट्रिकल का केस देखते हैं। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड दो हैं, दो जगह अलग अलग, एक मिथाइल एक H, एक इथाइल और H है, सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि आप लेफ्ट साइड से जाओ या राइट साइड से जाओ, सेम IUPAC नेम देखने को मिले, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल। जैसे
लेकिन इसमें लेफ्ट साइड से अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो 2 पे डबल बॉन्ड आता है, राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो 3 पे डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि 1 2 तो यही आ गए 3 पे। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है दोनों साइड से तो फिर वो अनसिमेट्रिकल है हमारे लिए यहाँ। अगर अनसिमेट्रिकल है तो फिर ये देखना है कि पहले वाला हिस्सा, क्या पहले वाला जो डबल बॉन्ड है इतना हिस्सा, क्या वो जीआई दिखाने के कैपेबल है। जीआई दिखाने के कैपेबल में दो कंडीशन है, एक तो डबल बॉन्ड चाहिए, रेस्ट्रिक्टर रोटेशन चाहिए, और दूसरा एक और कंडीशन भी थी कि कहीं एक कार्बन के ऊपर दो एटम सेम ना आ जाएं। अगर एक ही कार्बन पे दो एटम सेम आ गए तो फिर वो जीआई नहीं दिखाता। तो हमें दोनों कंडीशनें मिल रही हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और दो एटम डिफरेंट भी हैं, एक मिथाइल है एक एच है, तो हमने इसे ऐसे क्लिक किया भी यस ये दिखा सकता है। ऐसे ही दूसरा डबल बॉन्ड चेक करना है कि कहीं एक कार्बन पे दो एटम सेम तो नहीं है, तो यहाँ भी थाइल और एच अलग अलग है, तो सेकंड कार्बन को भी हमने क्लिक किया भी ये भी दिखा सकता है। तो इसे हम दो डबल बॉन्ड मानते हैं, तो इसका n हमारा 2 आ गया। अगर n 2 आ गया तो फिर मेरे जो स्टीरियो आइसोमर हैं अनसिमेट्रिकल के लिए 2 पावर 2 कितने हो गए, 4 हो जाएंगे। कैसे ब्रीफ, 1 और 2 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हो सकती हैं। पहला हो सकता है दोनों E हो जाए, दूसरा हो सकता है दोनों Z हो जाए, तीसरा हो सकता है पहला E दूसरा Z हो जाए, चौथा हो सकता है पहला Z दूसरा क्या हो जाए E। तो बन गए 4। तो ऐसे 4 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। अगर 4 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो हमारा फॉर्मूले से भी 4 ही आ रहे हैं, तो ऐसे हमने 2 पावर E करके याद किया, 2 पावर n। इसका मतलब अगर 3 डबल बॉन्ड आते तो तीनों में कितना हम कहते, 2 पावर 3 8 कह देते, ऐसे कर सकते थे। चेक करो क्लियर है ये। अब आते हैं सिमेट्रिकल वाले केस पे। अगर कहता है सिमेट्रिकल है तो यहाँ सिमेट्रिकल का मतलब होगा या तो ये वाला इथाइल, इसकी जगह मैं मिथाइल लगा दूं, फिर सेम आ जाएगा दोनों साइड से नेम, या फिर दूसरी ऑप्शन है इधर मिथाइल लगा दूं, मीन साइडों वाले अगर सेम कर दें तो उसे मैं सिमेट्रिकल ले लूंगा। लेकिन सिमेट्रिकल में आगे आपको ये भी काउंट करना पड़ेगा भी ऑड है या इवन है। तो एक सिमेट्रिकल का केस करके देखते हैं। सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल में पहला केस है, इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है। चाहे तो ऐसे जैसे हम प्लेन सिमेट्री कहते थे ऐसे इमेजिन कर लो कि आप आधा आधा इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सको, और इधर भी 1 2 3 2 पे डबल बॉन्ड है और कुछ भी नहीं लगा हुआ, इधर भी 1 2 3 2 पे डबल बॉन्ड है और कुछ नहीं लगा हुआ, तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल में आता है। अगर ये सिमेट्रिकल में आता है तो आप पाई बॉन्ड देखो कि कोई पाई बॉन्ड ऐसा तो नहीं कि डबल बॉन्ड ऐसा हो के दोनों एच हों या दोनों मिथाइल होंगे वो शो ना करे जीआई। तो हमने चेक किया एक बार, पहला दिखाएगा दूसरा भी दिखाएगा, एक एक एच है, दोनों सही है दिखाएंगे। तो फिर हमने एन डिसाइड किया, सिमेट्रिकल का एन कितना है 2। तो अब निकालो इवन नंबर वाला केस बन गया, और इवन में फॉर्मूला होता है 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n बाई 2 माइनस 1, 2 पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 पावर 2 बाई 2 माइनस 1। बताओ कितना आ गया, 3 3 आ गया। 2 पावर 1 एंड 2 पावर 0, 2 पावर 0 को भी 1 लेना, ठीक है। तो 2 प्लस 1 3 हो गया। सिमेट्री की वजह से मुझे लगता है ये ई
दिखाएगा, जेड जेड भी दिखाएगा, लेकिन ई जेड और जेड ई सेम ही हो जाएगा, क्योंकि पहला पोर्शन और लास्ट पोर्शन सेम ही तो है। ठीक है, तो ये सेम ही चलेगा, जिसकी वजह से ये रिपीट हो गए, तो 3 रह गए, एक पेयर, दूसरा और तीसरा। तो ऐसे हमने करना है, क्योंकि कुछ जैसे मीजो की वजह से कम हो जाते थे, वैसे ही इसमें है, कुछ कम हो जाएंगे। फॉर्मूला याद कर लो हमारे लिए, क्योंकि बना के देखना टाइम वेस्ट वाली बात है, बहुत बनाने पड़ेंगे, हमें सिर्फ एप्लीकेशन ले लेना है। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है सिमेट्रिकल में, ये इवन आ गया, अगर ओड हो जाता तो आपका बस यहाँ चेंज होता, n-1/2 हो जाता। अगर 3 होता, डबल बॉन्ड 3 होते, मान लो n3 होता सिमेट्रिकल, तो फिर फॉर्मूला आया था 2^3 - 1 + 2^3 - 1/2, 2^2 + 2^1, 6 हो जाते। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। चेक करो बेटा, हो जाएगा अभी। Yes, sir. अब देखो इसमें बताओ कितने हैं, सिमेट्री है या नहीं तुम्हें खुद डिसाइड करना है। Cl CH 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 Cl पहला, दूसरा Cl CH CH, दोनों में ट्राई करो क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे। पहले तो सिमेट्रिकल चेक करो, कौन सा सिमेट्रिकल में आता है कोई। क्या फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी लग रहा है कि सिमेट्रिकल है। सर सेकंड में पॉसिबल नहीं है, एक कार्बन डिडक्ट हो जाएगा। हाँ, एक पे नहीं है, ये तो है ना। यस सर। तो बताओ पहले में कितने आ रहे हैं, पहले तो बताओ सिमेट्रिकल है या नहीं। सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल हो गया, 1 पे क्लोरो, इधर भी 1 पे क्लोरो, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो n क्या है, 3। 3 ओड है, ओड है तो फिर 2^3 - 1 + 2^3 - 1/2 है ना। 6. चेक करो कितना है, 6 आ रहा है। 6. 6 बन जाए। अगर यहाँ Cl की जगह Br होता तो हम अनसिमेट्रिकल कह देते। सिमेट्रिकल समझ आ रहा है कैसे करता हूँ मैं, आधे आधे कार्बन बांट देता हूँ, 6 हैं, 6 में से 3 के बीच में लाइन खींच दी, 3 लेफ्ट रख लिए, 3 राइट रख लिए, फिर उन्हें नंबर देके देखा भी 1 पे क्लोरो है, यहाँ भी 1 पे क्लोरो है, 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 पे डबल बॉन्ड है, ऐसे करना। सेकंड में सिमेट्री आ ही नहीं सकती क्योंकि क्लोरीन है नहीं, अनसिमेट्रिकल है, लेकिन इसमें ये 2H आने की वजह से नहीं दिखाएगा, तो इसे बाहर निकाल दिया। कितने रह गए डबल बॉन्ड, 2 है, तो फिर 2^2, 4 बनेंगे। एक बार दोनों E, एक बार दोनों Z, एक बार पहला E दूसरा Z, एक बार दूसरा E,
पहला Z, ठीक है। पूछो कुछ पूछना तो इसे लेके। तो हो जाएगा टॉपिक GI का। अब आगे चल रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंप्लीट है, हमारे पास फॉर्मूले याद कर लो इनके। तो एक पीछे टॉपिक रह गया हमारा, टॉटोमर्स पढ़ा रहा हूँ पहले, फिर कल हम ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। टॉटोमर्स, टॉटोमर्स में हमें पता है कंडीशन रहती थी एक कि अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट होता था, तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता चलता था? C डबल बॉन्ड O के साथ वाले कार्बन पे H होता है, ये अल्फा है, और ये शिफ्ट हो जाता है। ये याद आ रहा है सारा, ऐसे पढ़ा हुआ हमने। इसे कहते हैं कीटो फॉर्म और इसे कहते हैं इनोल फॉर्म। एंड दिस फिनोमेना इज शिफ्टिंग ऑफ H, टॉटोमरिज्म कहते हैं। यहाँ पे साइन रेजोनेंस का नहीं दिखाना, इक्विलिब्रियम है, हम कहते हैं फर्स्ट एंड सेकंड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम इज इनोल कंटेंट, ऊपर नीचे कीटो। जनरली इनोल बहुत कम होता है क्योंकि ये लेस स्टेबल है, जनरली ये लेस स्टेबल है। कीटो ज्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही कम रहता है, ज्यादातर कीटोन फॉर्म ही रहती है। रेयर कभी इनोल H बॉन्डिंग की वजह से या और किसी वजह से स्टेबल हो जाए, तब इनोल की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। और वही हमें एक क्वेश्चन आता है इसमें कि इनोल कंटेंट किसमें ज्यादा है किसमें कम है। वो हम आगे चल रहे हैं। पहले तो ये पता चल गया कीटो का इनोल कैसे बनाना है, और इस फिनोमेने को टॉटोमरिज्म के साथ साथ डेस्मोट्रोपिज्म भी कहा जाता है। डेस्मोट्रोपिज्म कि जब भी H माइग्रेट करता है अल्फा कार्बन से O के ऊपर, उसे दिस इज आल्सो नोन एज डेस्मोट्रोपिज्म। इस फिनोमेने को रेजोनेंस नहीं कहते, इक्विलिब्रियम कहा जाता है। गैसीय स्टेट में नहीं होगा, याद रखो। इस फिनोमेने को होने के लिए कोई मीडियम चाहिए, क्योंकि H जो माइग्रेट करेगा वो हवा में नहीं माइग्रेट कर सकता। अगर हम कहें हवा में मैं एल्डिहाइड के वेपर रख दूं और एल्डिहाइड के वेपर में से इनोल बन जाएगा, नहीं, आपको उसे किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना पड़ेगा। पानी में डिसॉल्व करो, किसी हेक्सेन हेप्टेन में, कहीं बेंजीन में, जो H माइग्रेट करके वहां पे पहुंच सके, हवा में नहीं जाएगा। तो याद रखो गैसियस स्टेट में नहीं होगी, एक्वस मीडियम में होगी। doesn't occur in gaseous state। अब हमें इसमें दो तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। पहला, कहाँ होएगी कहाँ नहीं होएगी, अलग अलग कंपाउंड दे देगा, वो बताना होता है। दूसरा, होएगी तो जो इनोल बनेगा, किस केस में इनोल ज्यादा बनेगा और किस में इनोल कम बनेगा। तो हम दोनों ही करके देख लेते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन है कि कहाँ होएगी या नहीं होएगी। तो पहला, टू फाइंड आउट इफ टॉटोमेरिज्म प्रेजेंट और नॉट। तो इसके लिए सिंपल है, आपको कोई सिस्टम चाहिए कि कीटोन हो, कीटोन के साथ वाले कार्बन पे H हो,
जैसे पहला केस है, इसमें होगा या नहीं होगा। दूसरा केस है, इसमें होगा या नहीं होगा। थर्ड केस है, इसमें होगा या नहीं होगा। फोर्थ इज, चारों में यस नो करना है, किसमें होगा किसमें नहीं होगा, लेफ्ट से हो जाए चाहे राइट से हो जाए। पहले में बताओ, क्या अल्फा कार्बन, दिस वन इज अल्फा कार्बन, क्या इस कार्बन पे H है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो फिर होगा, Yes, sir. तो यस लिखो। सेकंड में Yes. Yes, sir. Yes, sir. No. अल्फा हाइड्रोजन है तो होगा। Yes, sir. इसमें देखो, यहाँ पे H है, No. No, sir. नहीं होगा। इसमें होगा sir. Yes, sir. sir. इधर तो H है ना, Yes, sir. तो पहला यस, सेकंड यस, थर्ड नो, फिर यस। ठीक है, इसमें ट्राई करो, होगा या नहीं होगा। ई में Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, ये वाला H निकल सकता है। अगर ये H यहाँ चला जाए, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, तो क्या बन जाएगा। दो तो Phenol. पहले से थे, फिनोल। और इसमें हमें पता है 99% फिनोल है, तो ये पहला केस है। यहाँ इनोल ज्यादा है, कीटो कम है, तो हम आएंगे इस टॉपिक पे कि इनोल कंटेंट कहाँ बढ़ता है कहाँ नहीं। एफ में बताओ। No, sir. तो एफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स Yes, sir. H अल्फा नहीं निकलता, उल्टा ये वाला निकलता है। अगर कंजुगेशन है आगे आगे, डबल बॉन्ड के साथ डबल कंजुगेशन, फिर आगे H है, तो अल्फा छोड़ के गामा का H निकलेगा, याद रखो। गामा का H निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आगे चला गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, और H निकल के O पे चला गया। तो चेक करो, ऐसे बनेगा। ये वाला डबल बॉन्ड तो सेम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड तुम कह रहे हो आ गया क्योंकि एक H निकल गया। यहाँ वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, और ये O पे क्या आ गया, फिर क्या बना, फिनोल। तो ये भी फिनोल का टाटोमरिक फॉर्म है। ठीक है, तो रेयर इंपॉर्टेंट याद रखना कि कई बार अल्फा की जगह कंजुगेशन हो, अगर कीटोन और डबल बॉन्ड की कंजुगेशन हो, तो गामा हाइड्रोजन शिफ्ट होगा इफ कंजुगेटेड सिस्टम है। तो इसीलिए एल्डोल करते हुए कई बार हम अल्फा की जगह गामा H निकालते थे एल्डोल कंडेंसेशन। लास्ट आते हैं जी में। अगर मैं इसमें कोशिश करूं ये नहीं होगा,
No, sir. इसका रीजन ये है, कहीं से भी H निकाल के अगर आप डबल बॉन्ड बनाते हो तो रिंग में 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे आ जाएंगे, और रिंग में 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे पॉसिबल नहीं है। ऐसे बनाना पड़ेगा हमें। रिंग में हमें पता है 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे नहीं आ सकते, क्योंकि रिंग में sp कार्बन नहीं हो सकता, 180 का एंगल नहीं बन सकता, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। हो जाएगा बेटा। अब इनमें फिर से देख लो, कोई भी तुम्हें पूछना है दोबारा से, मैं दोबारा समझा सकता हूँ, कोई भी नहीं समझा। रे केस हमने लिया कि कई बार अल्फा की जगह कंजुगेटेड सिस्टम है तो गामा कार्बन का H शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा एक अलग से लिया कि 2 डबल बॉन्ड स्ट्रेट चेन में तो इकट्ठे बन सकते हैं, जैसे यहाँ इसमें तो मैं इकट्ठे बना सकता हूँ, अगर ये H निकाल दें तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऐसे। ये तो पॉसिबल है sp, लेकिन रिंग में पॉसिबल नहीं है। चेक करो भी कोई डाउट है इसमें। तो एक दो केस स्पेशल केस हैं, EF टॉटोमरिक फॉर्म ऑफ फिनोल G, बाकी तो नॉर्मल है। ठीक है, और सेकंड केस था टू कंपेयर इनोल कंटेंट, टू कंपेयर इनोल कंटेंट। अब हमें पता है कि कीटोन ज्यादा स्टेबल है वैसे तो इनोल से, लेकिन इनोल की परसेंटेज बढ़ती जाएगी अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तुम स्टेबिलिटी ऑफ इनोल बढ़ा दो, तुम्हारा परसेंटेज बढ़ता रहेगा। मींस कहीं भी पेयर्स में ये पूछा जाए कि इन दोनों में से बताओ किसमें इनोल कंटेंट ज्यादा है, तो तुम दोनों के इनोल बना देना, और दोनों के इनोल बना के ये कंपेयर करना कि कौन सा इनोल ज्यादा स्टेबल है। और क्योंकि वो इनोल है, इनोल में ईन आ गया वर्ड, तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा कि कहीं एरोमेटिक बन गया तो सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड के लिए रेजोनेंस स्टेबल हो जाए कहीं, या कहीं रेजोनेंस के बिना हाइपरकंजुगेशन से स्टेबिलिटी आ जाए। तो ये ऑर्डर रहेगा। जैसे एरोमेटिक का इफेक्ट तो सबसे ऊपर आपने देख ही लिया, फिनोल 99% फिनोल है। तो कहीं अगर एरोमेटिक बन जाता है उसमें तो फिनोल इनोल बहुत ज्यादा स्टेबल है। फिर कहीं कंजुगेशन बन जाए इनोल की तो भी स्टेबल है, या फिर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो तो भी स्टेबल है। तो ऐसे हम स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हमें ऐसे पेयर्स दिए जाए, हमें क्या दे बताना भी इनमें से इसका इसका और इसका, इनमें इनोल कंटेंट क्या है तीनों में, ए बी या सी में से सबसे ज्यादा इनोल किसमें मिलेगा? CBA, सी में बेटा हमने अभी किया कि सी में फिनोल ही बन जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड यहीं पे रखा, यहाँ से H तोड़ा, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये आगे शिफ्ट हुआ, ये आगे शिफ्ट हुआ ना, तो ऐसे बन गया। अब ये एरोमेटिक है, 6 पाई हक्कल रूल एरोमेटिक है। इसमें भी यहाँ से H तोड़ो, अगर यहाँ से H तोड़ दें तो डबल बॉन्ड OH, ये वाला आगे चला गया, ये यहाँ आ गया,
तो ये इनोल ज्यादा स्टेबल है, बजाय इसके तुम राइट साइड पे यहाँ से एच निकाल दो। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एच ज्यादा निकलेगा, ज्यादा एसिडिक है, तो हम ऐसे सोचेंगे कि H1 या H2, तो हम कहेंगे H2 ज्यादा निकलेगा अभी। इसमें क्या स्टेबिलिटी है, कंजुगेशन है, रेजोनेंस है, लोन पेयर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस है। एरोमेटिक तो नहीं है लेकिन रेजोनेंस। इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो फिर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी। तो ऐसे हो जाता है। तो पहले जीओसी के बेस पे देखेंगे कि कहीं एरोमेटिक तो नहीं, कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस होगा, कहीं एरोमेटिक बन जाएगा, एक नहीं बनेगा, दूसरे में कहीं रेजोनेंस ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, तीसरे में कहीं हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होंगे, दूसरे में कम होंगे, या फिर एक में रेजोनेंस होगा, एक में रेजोनेंस नहीं होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। ऐसे कोई ना कोई डिफरेंस देगा आपको, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। और सेकंड केस है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, कई बार देता है। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग से भी इनोल कंटेंट बढ़ता है। जैसे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग कहाँ होगी, 1,3 डाई कीटोन में। अगर कभी 1 और 3 कार्बन पे डाई कीटोन आ जाए, तो ये वाला एच निकला, डबल बॉन्ड किसी भी साइड बना दो, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड। मान लो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका टॉटोमर मैं ऐसे बनाता हूँ, चेक करो क्या ये सही है। चाहे राइट साइड बना दो डबल बॉन्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिमिलर ही है। हाँ, लेकिन इसमें यहाँ पे देखो, क्या ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से रिंग बन गई? 6 मेंबर रिंग तो बन सकती है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड में। तो ये 6 मेंबर रिंग बनने की वजह से हम कहेंगे इसमें भी इनोल कंटेंट बाकियों से ज्यादा होगा। तो 1,3 डाई कीटोन कभी आ जाए, सिंगल कीटोन से ज्यादा इनोल कंटेंट होगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। लेकिन इसमें भी आगे वो वही सिस्टम यूज करेगा। जैसे इसमें देखो, पहला ये है, यहाँ पे एच लगे हैं, दूसरा यहाँ पे एच हटा के मिथाइल लगा दिए, तीसरा यहाँ मिथाइल हटा के फिनाइल लगा दिए। और हमें पूछे ए बी सी में कंपेयर करो इनोल कंटेंट, तो आप देख रहे हो कि सभी में एक ही जैसा है, 1,3 डाई कीटोन, सभी में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड तो बन रहा है, सभी में बनेगा। याद रखो एच चाहे साइडों पे है, लेकिन आपको यही वाला निकालना है, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है और इसमें रेजोनेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि रेजोनेंस इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, कंजुगेशन ज्यादा होगी। अब इनमें इनोल कंटेंट किसमें ज्यादा है, फिर से वही जो ऊपर लिखवाया ऑर्डर भी वो देख लो, आगे चेक करो, किसी में हाइपर कंजुगेशन तो इनोल में ज्यादा नहीं है, या किसी में रेजोनेंस तो ज्यादा नहीं है। चेक करो कोई दिमाग चल रहा है तो। ये वाले डबल बॉन्ड को देखो, इसे यहाँ पे फर्स्ट वाले में सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। चलो कौन सी चीज बढ़ गई इसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन। 3 एच आ गए, 3 एच का मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो लिखो हाइपर कंजुगेशन बढ़ गया इसमें। लेकिन और भी ज्यादा है, क्या बढ़ गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइज, फिनाइल आ गया प्लस आर रेजोनेंस बढ़ गया।
तो फिर इनोल कंटेंट बढ़ता जाएगा। तो आपस में ये ध्यान रखो, मींस मेन चीज यही है, मेन मुद्दा यही है कि जीओसी लगेगी, स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन, उससे ज्यादा रेजोनेंस, उससे ज्यादा एरोमेटिक, ऐसे देखा जाए। हो जाएगा बेटा ये। और लास्ट पे ये लिख लिया सारा। Yes, sir. एक कैटलिस्ट का भी इफेक्ट होता था, अभी बता सकते हो? एसिडिक और बेसिक, वैसे तो दोनों ही कैटलिस्ट हैं, लेकिन किस मीडियम में इनोल कंटेंट ज्यादा रहता है, एसिडिक या बेसिक? कोई एल्डोल कंडेंसेशन का सोच के बताओ। इनोल Basic. कंटेंट, यस। तो लास्ट पे इंपॉर्टेंट, इनोल कंटेंट इज मोर इन बेसिक में। कहां से पता चला? इनडायरेक्ट क्वेश्चन किया हमने। ये वाली रिएक्शन आपको याद होएगी। अगर इसकी क्लोरीनेशन करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, अगर इसकी क्लोरीनेशन करवाते हैं बेसिक मीडियम में, तो फर्क ये रहता है कि एसिडिक मीडियम में एक ही क्लोरीन लगता है हटके, अल्फा हाइड्रोजन हटके लगे आता है, लेकिन बेसिक में तीनों हट जाते हैं जिससे हम क्लोरोफॉर्म बनाते थे। तो एसिडिक और बेसिक में से इसीलिए बेसिक में हमने एल्डोल करवाया है। एसिडिक में भी हो जाता है एल्डोल, आपको बताया, रेयर कभी HCl देता था तो मैंने करवा दिया था, लेकिन ज्यादा बेटर है बेसिक मीडियम। क्योंकि रीजन H जो निकलेगा वो H एसिडिक निकलेगा, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव निकलता है, और H पॉजिटिव को फिर खींचने में बेस मदद करेगा, इसलिए बेसिक मीडियम में ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो एक ए लाइन याद रखना, कभी आ जाए। ज्यादातर तो यही आता है। दो तरह के क्वेश्चन, या तो आता है कि 4 ऑप्शन देके पूछेगा भी बताना किसमें इनोल नहीं बनेगा, उसमें तुम्हें जो 2-3 को बताए हैं वो ध्यान रखना, कि कई बार डबल बॉन्ड के आगे वाला अल्फा की जगह गामा H निकल जाता है, उसका ध्यान रखना। और दूसरा, अगर इनोल बनता है तो किसमें कंटेंट ज्यादा है, उसमें यही वाला टॉपिक है कि सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी, दूसरे नंबर पे रेजोनेंस, और तीसरे नंबर पे हाइपर कंजुगेशन। इसके बेस पे हम कंपेयर करेंगे। 1,3 डाई कीटो का अलग ही सिस्टम है, उसमें अलग से ही क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बन जाता है। कर लोगे बेटा ये टॉपिक? तो इसे एक बार पढ़ लो आप, ठीक है? फिर हम कल ऑप्टिकल स्टार्ट कर लेते हैं। कंफर्मेशनल कोशिश करते हैं, जो मॉर्निंग में बैच है उसी की आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। ऑप्टिकल मैं इसमें पढ़ा दूंगा, और ऑप्टिकल मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा भी, क्योंकि कुछ बच्चे +1 के भी साथ में लगाएंगे तुम्हारे। तो जिनको लगे कि हाँ हमने किया हुआ है, उनको जरूरत नहीं है, तुम डिसाइड कर लेना। ठीक है, डिसिमेट्री की कंडीशन क्या है, कायरलिटी, स्टार्टिंग से लगेंगे। ठीक है बेटा, इसे कर लो।